ओके, तो नाउ साउंड इज ऑडिबल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका माइंड मैप। इसमें हम ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में बहुत कम टाइम में देखने की कोशिश करेंगे, है ना। कि एक पार्ट में देखिए ट्रांसफार्मर लिया हमने हमने यहाँ पे क्या लिया, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए और फिर वहां से चीजों को आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी को पहले ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी चाहे प्राइमरी साइड की हो और या सेकेंडरी साइड की हो, है ना, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी F1 हमेशा किसके बराबर होता है, F2 का। कभी ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। दूसरा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग चाहे प्राइमरी साइड की हो, एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग चाहे प्राइमरी साइड की S1 हो और सेकेंडरी की S2, तो पावर रेटिंग जो होती है प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड की एक ही होती है, ये कभी बदलती नहीं है। बाकी वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन होते रहता है, पावर का ट्रांसफर होते रहता है। ओके, चलिए, है ना। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में। एक ट्रांसफार्मर में मुख्य दो भाग होते हैं। एक है वो भाग आपका कोर, इसको क्या बोलते हैं, कोर, है ना, जो कि मुख्यतः कोर है एसआई स्टील का बनता है। ये कोर जो है मुख्यतः किस चीज का बनता है, एसआई स्टील का बनता है। ओके, और दूसरा पार्ट क्या होता है इस ट्रांसफार्मर का, सर दूसरा है कंडक्टर्स, वाइंडिंग्स। दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या है, वाइंडिंग्स, जो मुख्यतः कॉपर का ही बनता है। अच्छा, बड़े ट्रांसफार्मर अगर होते हैं, अगर हम कोर की बात करें तो सिलिकॉन स्टील होता है ना। बड़े ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका कोर CRGO का भी होता है, CRGO, यानी इसका अगर फुल फॉर्म बोले तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का भी होता है। ओके, तो ये भी पार्ट आप देख सकते हैं। और जो एकदम छोटा ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मल लोहा का भी होता है। ठीक है, यहाँ पर वाइंडिंग हो गए, वाइंडिंग आपका कॉपर का होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के कोर में, ट्रांसफार्मर की जब आप कोर की बात करेंगे तो कोर के अंदर ही मुख्य लॉस होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं कोर की। आपको कभी पूछता है एक ट्रांसफार्मर की कोर की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, गुण क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, यानी उसके गुण क्या होना चाहिए इसके कोर का, ट्रांसफार्मर के कोर का। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होनी चाहिए, गुण जो होनी चाहिए कोर का, वो उसकी क्या होनी चाहिए, परमिएबिलिटी। आपने सुना होगा परमिएबिलिटी, वो होना हाई होना चाहिए ना, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होना चाहिए, शुड बी हाई, है ना। लॉसेस कम होनी चाहिए, और लॉस में इसमें एक होता है हिस्टैरिसीस एंड लॉस, एंड होता है लॉस में एडी करंट लॉस। ये दोनों लॉस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। एक टॉर्क लॉस कम होना चाहिए, परमेबिलिटी हाई होना चाहिए। नौ, एक और टर्म होता है स्कोर के अंदर, स्कोर के अंदर क्या होगा, स्कोर के अंदर आपका जो एक और टर्म है वो है कि रिलक्टेंस, प्रतिबाधा जिसको बोलेंगे, रिलक्टेंस प्रतिबाधा जो है आप कह सकते हो, रिलक्टेंस जो है वो RL से डिनोट होता है और बहुत बार S से डिनोट होता है। ये भी क्या होना चाहिए, स्कोर का कम से कम होना चाहिए। तो रिलक्टेंस कम से कम होना चाहिए, लॉस में हिस्टैरिसीस लॉस दोनों कम से कम होना चाहिए, परमेबिलिटी इसकी हाई होनी चाहिए ना। यहाँ पे परमेबिलिटी बहुत बार फॉर्मूला आपको परमेबिलिटी का भी आ जाता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, और यहाँ पर आपके म्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और म्यू आर म्यू नॉट का। तो एक चीज और देखना है, यहाँ पर म्यू का जो यूनिट होता है म्यू नॉट का, वो होता है हेनरी पर मीटर। आपको ये भी ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न पूछता है। और म्यू आर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है, 4 एयर के लिए 1 होता है, और ये होता है यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अच्छा, कॉपर के अंदर जो लॉस होता है उसको कॉपर लॉस कहा जाता है, कॉपर के अंदर जो लॉस होगा उसी को कॉपर लॉस कहा जाता है। अच्छा, कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः लोड पर निर्भर करता है, कॉपर लॉस मुख्यतः लोड पर निर्भर करता है, क्योंकि लोड धारा से रिलेटेड है और यही कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, पीसीयू कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये भी पॉइंट्स दिमाग में, ये भी पॉइंट्स आपको दिमाग में इस तरीके से होनी चाहिए, ये भी पॉइंट्स आपके माइंड में होनी चाहिए। खटाखट चलिए खत्म करते हैं इसको, है ना। ये भी पॉइंट्स आपको माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए कॉपर लॉस के लेके। ओके, कॉपर लॉस में मुख्यतः कॉपर का ही तार का इस्तेमाल होता है ना। अब इस लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं,
इस लॉस को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। अब कोर के अंदर जो लॉस होता है, हमने बोला कोर के अंदर अगर बात करें तो कोर के अंदर हमारा लॉस भी होता है। इस कोर के अंदर जो लॉस होता है उसी को आयरन लॉस भी बोलते हैं। कोर के अंदर जो लॉस होता है उसी को अपन आयरन लॉस भी बोलते हैं। आयरन लॉस खुद दो भागों में बढ़ता है, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, एक होता है क्या, एडी करंट लॉस, है ना। अब आइए एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, इसकी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर के इंटू बी पर एम पे पावर स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो गया, इसके बाद टी का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ओके, नाउ यहाँ पर इसकी हिस्टेरिसिस लॉस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर के आप कह सकते हैं यहाँ पे के कांस्टेंट इंटू बी एम पे पावर 1.6 कर दें, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रहने दें और उसके बाद आप जो वॉल्यूम ऑफ कोर रहने दें। ओके, के वी है, वॉल्यूम ऑफ कोर, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये हिस्टेरिसिस लॉस को लेके है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना टी जो है थिकनेस ऑफ कोर है, लेमिनेशन है, और भी वॉल्यूम है, नॉट की वोल्टेज है। उसके बाद आइए यहाँ पर जब देखना चाहेंगे हम, एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होगी। ट्रांसफार्मर में जो मुख्यतः ट्रांसफार्मर का कार्य होता है टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑफ द ट्रांसफार्मर। मुख्यतः काम अगर बात करें तो स्टेप अप स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर बहुत तरीके से बांटे जा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें ट्रांसफार्मर में मुख्यतः जो है एक के का ईएमएफ इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूं। ट्रांसफार्मर का मुख्यतः जो वोल्टेज उत्पादन होता है, इसका ईएमएफ इक्वेशन 4.44 है ना, है ना, म्यूचुअल फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू टर्नों की संख्या, ये इसका एक जनरल इक्वेशन होता है जो आप सभी को दिमाग में रहनी चाहिए। ये एक जनरल इक्वेशन होता है एक ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का, एक ट्रांसफार्मर के ईएमएफ का जनरल इक्वेशन होता है। ओके, नाउ आइए हम आगे और बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर थी, आइए अब हम इसके पार्ट्स पे बात करें और पार्ट्स पे आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर के टाइप्स को लेके, और टाइप्स को लेके लगभग सभी चीजों की चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर के जो होता है मुख्यतः ट्रांसफार्मर, इस टाइप के ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको दिखेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना, और दूसरा आपको दिखेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज V1 से बड़ा होता है V2, और स्टेप डाउन में आपको दिखेगा V1 जो होता है वही बड़ा हो जाता है V2 से। ओके, ट्रांसफार्मर का ये मुख्यतः टाइप है। एक चीज और ध्यान रखना है, अभी जो हम ईएमएफ इक्वेशन बनाए वहां से के का एक फॉर्मूला बनता है हमेशा, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। E2 by E2 दिस बटा N2 by N1 बटा I1 by I2, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ये हमेशा ध्यान रहे। और इसी को बहुत जगह के और बहुत जगह ए से भी डिनोट करते हैं। मैं इसको लिख देता हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को रेशियो बोला जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। इसी को क्या बोला जाता है सर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है। क्लियर है, इसकी कलर को चेंज कर देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसी के को बोला जाता है। वेट अ सेकेंड, इसी के को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है। अब यहां से एक चीज और समझ लेना है, कई बार आपसे पूछेगा अगर कोई के का मान 1 से ज्यादा है तो वो किस ट्रांसफार्मर को इंडिकेट करता है, अगर के का मान 1 से कम है तो वो किस ट्रांसफार्मर को इंडिकेट करता है, के का मान अगर 0 है तो वो किस ट्रांसफार्मर को इंडिकेट करता है। आई होप तो इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सभी बच्चे जवाब कर पाएंगे। अगर इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो नॉर्मली सभी टाइप की चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। यानी एक ट्रांसफार्मर के लिए अगर के का मान 1 होता है, 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब V2 बड़ा है ये छोटा है, E2 बड़ा है ये छोटा है, मतलब V2 अगर बड़ा हो गया किसी का तो वो क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कलर चेंज कर देता हूं, ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या होगा, इसका मतलब स्टेप 1 से छोटा अगर हो गया, स्टेप डाउन हो गया ये ट्रांसफार्मर। और ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया। आइसोलेशन जिसमें वोल्टेज बराबर होता है ऑलमोस्ट। नो, ट्रांसफार्मर में मुख्य उपयोग जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं टाइप्स बेसिस पे, हम कहते हैं बांटते हैं इसको सीटी एंड पीटी के रूप में। किसमें बांटते हैं, सीटी एंड पीटी के रूप में। अगर अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सीटी क्या करता है, यह धारा मापता है, यह धारा मापता है, जबकि पीटी का मुख्य रोल
पोटेंशियल यानी वोल्टेज को मापता है। क्या करता है? वोल्टेज मापता है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब सोचना सीटी किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है? सर सीटी एक जो ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि ये कम करंट को करेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ये एक तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सीटी कैसा होता है? एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। सीटी क्या होता है? एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। जबकि पीटी, क्योंकि वोल्टेज को कम करके मापेंगे, तो पीटी जो होता है वो एक स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। सीटी को कभी भी इसका सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग कभी ओपन नहीं छोड़ा जाता, हमेशा शॉर्ट रखा जाता है। सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग कभी ओपन नहीं छोड़ा जाता, ओपन नहीं रखा जाता है। इसका मतलब शॉर्ट रखा जाता है। क्लियर है? इसका प्राइमरी वाइंडिंग कभी ओपन नहीं रखा जाता है। ओके नाउ अगर हम पीटी की बात करें तो ये किस तरीके से चीजों को आपको करके दिखाया, ये सब कुछ खास बातें हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अच्छा, सीटी और पीटी को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसी को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट वाले वैल्यू के लिए मेजर किए जाते हैं, खासकर धारा मापने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? खासकर धारा मापने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और टाइप पे आइए। अगर ट्रांसफार्मर के और सारे टाइप पे जाएंगे तो आपको कुछ और मिलेगा। ट्रांसफार्मर में अगर बात करें तो टाइप के आधार पे एक होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर। अच्छा, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में आप इतना डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पर इतना आपको डिफरेंस समझना है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पूरा इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होता है। इंडक्टिव कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होता है। जबकि कंडक्शन के नाम पे यहाँ पर तार कोई एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में जुड़ा नहीं होता, तार कोई कंडक्शन नहीं होता। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर एक जो है इंडक्टिव और कंडक्टिव दोनों पावर ट्रांसफर होता है। इंडक्टिव प्लस कंडक्टिव है ना, मतलब चालक के रूप में और आइसोलेशन के रूप में, दोनों ही रूप से यहाँ पे क्या होता है? पावर ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, यह एक क्या है? सिंगल वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें क्या होता है? 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ओके, एक में सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, एक में 2 ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा E2/E1 रहेगा, और V2/V1 रहेगा, या N2/N1 रहेगा, या फिर I1/I2 रहेगा। ओके, लेकिन इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा ध्यान रखना, लो वोल्टेज वाइंडिंग बटा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्या होता है? लो वोल्टेज वाइंडिंग बटा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। आइए अगला टाइप हम इस ट्रांसफार्मर को देखते हैं। अगले स्थिति में जब जाएंगे आप ट्रांसफार्मर को, तो सीटी हो गया, पीटी हो गया, हम स्टेप अप डाउन कर लिए 2 वाइंडिंग, ऑटो वाइंडिंग, सिंगल फेज और 3 फेज आप देख सकते हैं। या टाइप्स में एक टाइप आपको और दिखेगा, कोर टाइप और सेल टाइप। मुख्यतः आप जो देखेंगे वो देखेंगे कोर टाइप और सेल टाइप। ट्रांसफार्मर में एक रहेगा आपके लिए कोर टाइप, है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है सेल टाइप, एक होता है सेल टाइप होता है। आपको ये भी ध्यान देखना है ना, सेल टाइप और कोर टाइप। इसमें क्या होते हैं? कोर टाइप में बाहरी लिम्स पे भी होते हैं, यानी इसमें 2 लिम्स होते हैं। अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का देखें तो 2 ही लिम्स होते हैं। लिम्स किसको कहते हैं? यहां पर समझिएगा, 2 ही लिम्स होते हैं। लिम्स कहने का मतलब एक ट्रांसफार्मर है तो यहां पर इसका एक लिम्स ये हुआ, एक लिम्स वो ये हुआ, यहीं पे इसके वाइंडिंग की जाती है। जबकि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में 3 लिम्स होते हैं, मतलब बीच वाले में ही क्या होता है? आपका टोटल जो होते हैं कॉइल एडजस्ट किया जाता है। और कोर टाइप में आपके दोनों साइड में होते हैं। सेल टाइप और कोर टाइप ये मुख्यतः टाइप होते हैं। ऐसे कहें तो एक बेरी टाइप भी होता है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत कम देखते हैं, हालांकि पावर ट्रांसफार्मर में ही बेरी टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ओके,
आज हम ये इंचों पे भी हमारी चर्चा होगी। ये स्पेशली जो टाइप है वो टाइप को लेके हमने किया है। अच्छा, पावर ट्रांसफार्मर, यहां से ट्रांसफार्मर को और भी टाइप से बांटेंगे हम। आइए, ट्रांसफार्मर चूंकि टाइप तो इसके बहुत ज्यादा है, ट्रांसफार्मर में हम मुख्यतः दो भागों में और बांटते हैं। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, है ना, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे काम करता है। क्या करता है? ये फुल लोड पर कार्य करता है, यह हमेशा फुल लोड पर कार्य करता है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगभग 50% लोड पर काम करता है, 50% लोड पर कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, करता है। ओके, लगभग, है ना। अब दूसरा पॉइंट और महत्वपूर्ण है, इसको लेके बहुत सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। पावर ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी, इसकी जो दक्षता जो होती है वो लगभग 98 से 99% तक होता है। इसकी जो दक्षता होती है 98 से 99% तक होती है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, डीटी लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, देखिए बहुत जगह एग्जाम में 50% पूछेगा और 60% का ऑप्शन ही नहीं देगा, तो 50% भी आपको टिक लगाना है। कहीं कहीं 60% भी रहता है और कहीं 65% तक भी देता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग, इन जनरल 60 से 65% होती है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता। ओके, चलिए, यानी इन चीजों को आप समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हमने टाइप कराया, यहां पर जनरल बातें हुई, हमने चर्चा किया, कोर लॉसेस पे चर्चा किया। चलिए आगे और भी टाइप्स है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के बारे में अगर बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर की टेस्ट होती है, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट होता है, और एक होता है ट्रांसफार्मर में आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट। एक क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है आपके ट्रांसफार्मर में। एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जब ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की जो स्थिति होती है, ध्यान रखिए, इसमें हम निकालते हैं कोर लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोर लॉस, या इसी को आप आयरन लॉस कहा जाता है, इसी को आयरन लॉस कहते हो। अच्छा, कोर लॉस को ही कांस्टेंट लॉस या फिर नियत लॉस कहते हैं, नियत हानि भी कहा जाता है। यह वोल्टेज पर निर्भर करता है, यह लॉस जो है यह वोल्टेज पर निर्भर करता है, क्योंकि वोल्टेज इसलिए बदलता नहीं, इसलिए ये जो कांस्टेंट रहता है, करता है। ओके, करता है। क्लियर रहेगा। अच्छा, ये कोर लॉस में आपको जब ये ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर का क्या क्या निकाला जाता है? सर, ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड रेजिस्टेंस एंड एक्स नॉट, नो लोड, जो आपका संट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस नो लोड का स्थिति वाला चीजों को हमने किया है। वो पीडीएफ में आपको जो नीचे नहीं देखा है, पीडीएफ में सब दिख जाएगा आपको, डोंट वरी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, आर नॉट और एक्स नॉट जो होता है संट ब्रांच पैरामीटर, इसको बोलते हैं संट ब्रांच पैरामीटर। जब आप ट्रांसफार्मर ऐसे बनाओगे ना, तो ऐसे और ऐसे जो रहता है उसी को बोलते हैं संट ब्रांच पैरामीटर, जो सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करता है, आई नॉट, और क्या रहता है दूसरा? एक्स नॉट, है ना। इसमें आई नॉट का धारा बहता है, इसी को संट ब्रांच पैरामीटर कहा जाता है एक ट्रांसफार्मर के अंदर। ओके, ये चीजें हो गई। जब कोई ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट होता है तो ये टेस्ट परफॉर्मेंस किधर होता है? हमेशा ओपन सर्किट टेस्ट में एलवी साइड लो वोल्टेज साइड, एलवी साइड मतलब लो वोल्टेज साइड टेस्ट किया जाता है। इसका पीछे रीजन क्या है? एलवी साइड के आपके बारे में पता है, क्योंकि एलवी साइड रहेगा, इससे क्या होगा? लो वोल्टेज साइड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब है चाहे वाटमीटर हो या आमीटर हो या वोल्टमीटर हो, सब एलवी साइड लगाएंगे। क्यों? जब ओपन रहेगा, एक ट्रांसफार्मर ओपन रहता है, तो ओपन रहने के केस में आपका करंट तो ऑलरेडी जीरो होता है। करंट जो होगा जब ये ओपन रहेगा तो नो लोड करंट ऑलरेडी 3 से 5% ही होता है, करंट का मान ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो देखिए, अगर लो वोल्टेज सेट किए तो वोल्टेज भी कम और करंट ऑलरेडी 3 से 5% रहा, इसलिए वाटमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर का साइज बहुत कम हो जाता है, इसे एलवी साइड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो ओपन किधर रखा जाता है? इसमें सेकेंडरी ओपन रखा जाता है, यानी हाई वोल्टेज
साइड ओपन रखा जाता है, ओपन मतलब खुला रखा जाता है। ओके, ये हाई वोल्टेज साइड खुला रखा जाता है। आइए यहाँ पर प्रश्न सभी बनते जाते हैं। जब ट्रांसफार्मर को आप ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। पावर फैक्टर कमजोर होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में पावर फैक्टर आप कह सकते हो पावर फैक्टर का मान 0.2 से लेके 0.3 तक को रिप्रेजेंट करता है जब ऐसी टेस्ट होती है। कौन सी? ओपन सर्किट टेस्ट। लेकिन जब हम बात करें अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट को लेके, अगर आप करेंगे बात शॉर्ट सर्किट टेस्ट को लेके, तो आइए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर ये हमेशा क्या होता है, यह आयरन लॉस, कॉपर लॉस को मापता है। यह सीयू लॉस को क्या करता है? मापने का काम करता है। यह क्या करता है? सीयू लॉस को मापने का काम करता है। ओके ना, इसी को वेरिएबल लॉस या परिवर्तनशील प्रतिरोध लॉस बोला जाता है। इसी को वेरिएबल लॉस भी बोला जाता है, परिवर्तनशील लॉस बोला जाता है। ओके नौ, अगर इसी को आप देखेंगे इस वाले को, तो यह धारा पर निर्भर करता है। यह धारा यानी आई पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है ना। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आई पर निर्भर करता है तो सीयू लॉस चाहे पी सीयू लिखो या फिर डब्ल्यू सीयू लिखो, ये हमेशा आई स्क्वायर इंटू आर पर निर्भर करता है। आपको पता है शॉर्ट सर्किट में सीरीज ब्रांच पैरामीटर निकालते हैं। ये कौन सा है? शंट ब्रांच पैरामीटर इसको कहते हैं, जो पैरेलल में होता है। और जब इसमें निकालते हैं तो वो निकलता है सीरीज ब्रांच पैरामीटर। ये क्या निकलता है? यहां पर ये जो निकलता है इसमें हम निकालते हैं R01 एंड X01। ये क्या निकालता है? सीरीज ब्रांच पैरामीटर को निकालता है ना, सीरीज ब्रांच पैरामीटर को निकालता है। अच्छा, सबसे बड़ा बात, ये किधर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ये हमेशा आपका शॉर्ट जब किया जाता है तो यहां पर आपका शॉर्ट हो जाएगा तो हाई वोल्टेज के साइड हम क्या HV साइड टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। HV साइड क्या होता है? टेस्ट किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हाई वोल्टेज जब करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज जो करते हैं, जो HV साइड होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से क्या करते हैं? हाई वोल्टेज जब करते हैं, क्या हो गया? हाई वोल्टेज जब करते हैं, एक मक्खी आ गया था, 8 से 12% ही क्या होता है? वोल्टेज क्या लगता है? अप्लाई किया जाता है प्राइमरी साइड ही, प्राइमरी साइड देते हैं। ओके, देते हैं। प्राइमरी साइड वोल्टेज बहुत कम होता है तो हाई वोल्टेज भी रखा तो वोल्टेज कम हो गया। और दूसरा क्या होता है? जब शॉर्ट करते हैं तो आपका करंट उतना रेटेड करंट मिल जाता है। चलिए, तो आपको प्राइमरी साइड वोल्टेज हमेशा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमेशा हमको नीड क्या होती है? जरूरत हमेशा होगा किसका? जरूरत हमेशा रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर मस्ट है ऐसे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे टेस्ट को जब भी आपको परफॉर्म करना होगा बहुत जरूरी है, आपको ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो 812% वोल्टेज आप कैसे अप्लाई कर पाओगे? फिर पूरा वोल्टेज अगर अप्लाई करूंगा तब शॉर्ट करोगे तो फिर तो ट्रांसफार्मर ही डैमेज हो जाएगा। तो प्राइमरी साइड बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, तो इसका मतलब सेकेंडरी साइड शॉर्ट करना पड़ता है। तो HV साइड शॉर्ट करते हैं। बहुत बार ये भी पूछता है कि किधर शॉर्ट करते हैं, तो बच्चा हमेशा दिमाग में रखता है कि HV साइड ही क्या करते हैं? टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो शॉर्ट तो हमेशा LV साइड करते हैं, है ना। तो इन बातों का भी ख्याल रहेगा। ओके, तो चीजें यही है। आपका इसमें वोल्टेज क्या हो गया? 8 से 12%, इसमें धारा हो जाता है बहुत कम। क्लियर? नो, आपको यहाँ पे जब शॉर्ट किया जाता है तो एक चीज और ध्यान रखना है, आपको जब शॉर्ट किया जाता है तो यहां पर जो चीजें हैं HV साइड का, जब हम शॉर्ट करते हैं तो बहुत बार आपसे पूछता है कि कौन किस पर काम करता है। ओपन सर्किट जब टेस्ट होता है तो ये रेटेड वोल्टेज पे काम करना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज में परिवर्तन हो गया तो क्या होगा? ये ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस भी बदलने लगेगा, आयरन लॉस भी बदलने लगेगा। यह हमेशा रेटेड वोल्टेज पर काम करता है, यह हमेशा रेटेड वोल्टेज पर कार्य करता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए वोल्टेज हमेशा रेटेड होना चाहिए, मतलब वोल्टेज में कोई परिवर्तन पर कार्य करता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, करता है। जबकि ये ट्रांसफार्मर
हमेशा रेटेड करंट चाहिए, क्योंकि करंट का मान बदल गया तो कॉपर लॉस तो सही दे नहीं पाएगा। तो करंट चाहे 500 गांव घर में जब लगना था, यही ट्रांसफार्मर अगर 500 घर वालों को लगना था, तो फुल लोड पर करंट जितना जाता उतना आपके लैब के अंदर करंट जाना चाहिए, तभी ये टेस्ट संभव है ना। तो इसके लिए रेटेड करंट हमेशा जरूरी है। क्या चाहिए इसके लिए, इस टेस्ट के लिए रेटेड करंट या धारा बहुत जरूरी होता है, धारा जरूरी होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जरूरी है। तो इस टेस्ट को करने के लिए रेटेड वोल्टेज जरूरी है, वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, नियत वोल्टेज फिक्स चाहिए जिस रेटिंग की ट्रांसफार्मर बनी गई, और उसे ऐसे ट्रांसफार्मर को टेस्ट करने के लिए आपको रेटेड करंट की जरूरत होती है। क्या होती है, रेटेड करंट। करंट में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। क्लियर। अच्छा एक चीज और, जब ट्रांसफार्मर नो लोड की स्थिति में होता है, अब यहां पर एक चीज और समझना है कि एक ट्रांसफार्मर अगर नो लोड की स्थिति में होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। यहां पर एक चीज और समझना है आपको, एक ट्रांसफार्मर अगर नो लोड की स्थिति में आता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। जब ट्रांसफार्मर ये नो लोड की स्थिति में होता है तो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। अगर आप ये इसको कहोगे, एक नो लोड का एक ट्रांसफार्मर है ना, वेट अ सेकेंड, नो लोड का एक ट्रांसफार्मर LOAD का एक ट्रांसफार्मर है, तो क्या क्या उसके साथ घटता है, ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में धारा का मान, करंट का मान जो है, सॉरी करंट, कलर चेंज करता हूं, करंट का मान हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी साइड का जो करंट होता है वो I0 के बराबर होता है, जो कि 3 से 5% करंट होता है ऑफ फुल लोड करंट का। क्लियर। दूसरी स्थिति, ऐसे जब ट्रांसफार्मर नो लोड होता है तो नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम जो होता है, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर यही अभी बताया था, वो कितना होता है, 0.2 से लेकर 0.3 होता है, 0.3 होता है। और ऐसी स्थिति में इसकी फेज एंगल कितनी होती है सर, 70 से 75 डिग्री तक होता है, 70 से 75 डिग्री तक होता है। क्लियर है। तो ये भी ध्यान रखना, जब एक ट्रांसफार्मर नो लोड की स्थिति में होगा तो हमेशा ट्रांसफार्मर में क्या होगा सर, 3 से 5% फुल लोड करंट का मिलता है, पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है। ओके, और फेज एंगल इसका जो है, क्लियर, ये 70 से 75 डिग्री होता है। ओके, और एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर एक चीज और ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स एक कांस्टेंट मैग्नेटिक डिवाइस होता है। यहां से जो फ्लक्स चलेगा, यहां से जो फ्लक्स चलेगा इस ट्रांसफार्मर के अंदर, ये हमेशा मेंटेन होता है, चाहे नो लोड की स्थिति बने या फुल लोड की स्थिति बने, तो हमेशा आपको कांस्टेंट फ्लक्स देता है। तो ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। इसका क्या मतलब होता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस का क्या मतलब होता है, तो कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस का मतलब ये होता है कि इसमें कांस्टेंट कभी नहीं बदल, फ्लक्स चाहे फुल लोड हो या नो लोड, फ्लक्स हमेशा मेंस्टेंट होता है, फाइम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, नो लोड हो या फुल लोड की स्थिति हो, ये भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चर्चाएं हैं जो आपको ट्रांसफार्मर को लेके हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए और चीजें चलती रहनी चाहिए। ओके, और भी चीजों को अपन ले लेते हैं। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगा, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे होंगे। ओके, बहुत बढ़िया है ना। चलिए नाउ अगला पॉइंट पे अपन बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट्स की ओर जब चलेंगे तो अगला पॉइंट ट्रांसफार्मर को लेके क्या होगा, आइए ट्रांसफार्मर को लेके अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, आइए इसी को ले लेते हैं, इसी को लेते हैं। ट्रांसफार्मर को लेके अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, है ना। एक सेकेंड, छोटा सा ट्रांसफार्मर हो अपने पास एक और, आइए हो गया, कहानी खत्म हो गया, ये लो, है ना। और जो चीजें आती रहेंगी वो आते रहेंगी, पार्ट बोर्ड बढ़ा देंगे, लेकिन कम से कम ड्यूरेशन में मेरी कोशिश है कि चीजें आप तक पहुंच जाए। ओके, ये रहा और ये रहा। ओके, अब एक ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर अगर कोई कहे कि एक ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का और एक ट्रांसफार्मर है 3 फेज का, तो एक चीज समझिएगा, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में ये जो होता है 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, 3 आप सिंगल फेज यहाँ पे वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है, सिंगल फेज की क्या होती है, वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है ना। और इसी ट्रांसफार्मर के लिए जो आप के का मान यूज करते हो वो E2, ये पहले भी किया हूं, लेकिन समझिए बात, ये इसके लिए होता है। लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए
टाइप्स बदलते रहते हैं। अगर डेल्टा डेल्टा रहा तो के का मान आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, स्टार स्टार में आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर यूज होगा और अगर स्टेप टर्न होंगे। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, डेल्टा स्टार रहा और टर्न का रेशियो N1:S2 जो है वो अगर 1:1 के ही रेशियो में रहा, 1:1 के ही रेशियो में रहा, तब भी एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप क्यों? क्योंकि यहां पे अगर 10 वोल्टेज देंगे तो 10√3 हो जाता है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। 9, अगर ये स्टार और डेल्टा टाइप का ट्रांसफॉर्मर होगा और N1 पर फेज और N2 पर फेज का रेशियो अगर 1:1 का रहे तो बिना टर्नों में कोई छेड़छाड़ किए ये ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहला जाता है। आपको एग्जाम में पूछता है, अगर यहाँ पर टर्नों की संख्या 1:1 का रहे तो आपको V1 बराबर V2 ही मिलेगा, कोई बदलाव नहीं। यहाँ भी 1:1 का ही रेशियो में रहे तो भी V1:V2 ही मिलेगा, कोई समस्या इसके अंदर भी नहीं होता। ओके, क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? के 0 नहीं होता, के 0 नहीं होगा जी, के कैसे 0 हो जाएगा? ओके, तो ये स्थिति बनती है। आइए इस बार और यहाँ पर कुछ और चीजों को लेते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर हम यहाँ पर चीजों को और उठाते हैं। एक सेकेंड, ये तो एक बड़ा सा मक्खी है तो परेशान कर रखा है। ओके, चलिए, तो ये भी चीजें बन गई, 3 फेज स्थिति बन गई, सिंगल फेज की स्थिति बन गई और टर्न रेशियो के लोग को लेके भी अपन चीजों को देख लिए। पावर ट्रांसफार्मर देख लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देख लिए। अब ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी को ले लेते हैं एक बार। आउटर बॉडी ऑफ ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी को एक बार लेते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी की हम बात करें तो आइए एक ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी को अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी में मिलने आपसे कई बार पूछता है कि कंजर्वेटर होता है, क्या होता है? कंजर्वेटर क्या होता है? तो कंजर्वेटर होता है, इसमें ध्यान रखना 50% ऑयल भरा होता है। एक ट्रांसफार्मर के अंदर कितना होता है? 50% तकरीबन ऑयल फिल्ड किए जाते हैं। इसमें हम यूज करते हैं एक रिले जिसको बोलते हैं बकहोल्ज रिले। क्या बोलते हैं? बकहोल्ज रिले बोलते हैं, ध्यान रखना। बकहोल्ज रिले क्या काम करता है? तो बकहोल्ज रिले प्रोटेक्शन देता है ना, प्रोटेक्शन देता है और दुनिया का ये पहला ऐसा रिले है जिसको हम कहते हैं गैस एक्चुएटेड रिले और प्री फॉल्ट डिटेक्टर, है ना, प्री फॉल्ट डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि डिटेक्टर भी बोलते हैं, डिटेक्टर DETECTOR डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जितने दुनिया में अभी तक रिले हैं वो फॉल्ट आने के बाद ऑपरेट करता है, लेकिन ये अगर फॉल्ट आने वाला है उससे पहले डिटेक्ट करके उसके वेपोराइजेशन यानी गैस के कारण ये ट्रिप करा देता है सिग्नल को। पहले अलार्म देता है और देखता है कि तब भी नहीं संभले लोग तो ये क्या करता है? ट्रिप करा देता है। प्री फॉल्ट डिटेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति और भी समझना है। इसी बकहोल्ज रिले का दूसरा नाम है गैस एक्चुएटेड रिले। क्या बोलते हैं? गैस एक्चुएटेड रिले भी बोलते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना, गैस एक्चुएटेड रिले। ओके, नाउ बकहोल्ज रिले के बाद बकहोल्ज रिले एक प्रेशर पे, गैस पे काम करता है, गैस के प्रेशर पे काम करता है, इसीलिए गैस एक्चुएटेड रिले भी बोला जाता है। अब इसमें हम यूज करते हैं एक चीज, क्या? ब्रीदर, है ना। ब्रीदर से पहले हम बात करेंगे सिलिका जेल। क्या किसकी बात करेंगे? सिलिका जेल, है ना। सिलिका जेल क्या होता है? देखिए, सिलिका जेल जो हम यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है? ये श्वसन की प्रक्रिया होती है। ट्रांसफार्मर में हमेशा सिलिका जेल जो होता है वो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है। जब हम किसी को अगर इसका कलर ब्लू होता है ना, सिलिका जेल का कलर अगर ब्लू रहा तो आप समझिए अच्छा है। ये क्या है? एक अच्छा सिलिका जेल है, अच्छा है ना, गुड है। अभी इसको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई सिलिका जेल अगर कैसा कलर का हो जाए? पिंक कलर का हो जाए, अगर इसकी कलर क्या हो जाए? पिंक कलर का हो जाए, इसका मतलब यह बदलने की जरूरत है, यह अब बदलने की जरूरत है। क्लियर रहेगा? ये आपको क्या करना पड़ेगा? अब बदलने की जरूरत होगा। इसका मतलब अगर कोई सिलिका जेल पिंक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब यह नमी को सोखा हुआ, यह नमी मतलब मॉइस्चर, है ना, नमी मतलब मॉइस्चर को अवशोषित कर रखा है, अवशोषित कर
रखा है, ओके, रखा है, अवशोषित कर रखा है, तो इसको आपको बदलने की जरूरत है, बदलने की ऐसे सिलिका जेल को जरूरत है। नौ आप एक टर्म पढ़ते हो ब्रीदर, है ना, उसी का पार्ट है, ब्रीदर का ही पार्ट है जो श्वसन की प्रक्रिया करता है एक सिस्टम के अंदर। ये ट्रांसफार्मर है ना, तो यहां पर इसके लिए एक पहले लगा जाता है बखोज रिले, बीआर लिख देता हूं, बीआर के बाद आपको रहता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में मैं यहां पर इमेज दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, है ना, कंजर्वेटर में यहां पर आपको थोड़ा सा इमेज दिखा दे रहा हूं। यहां पर ही कंजर्वेटर के नीचे आपको लगा होता है ब्रीजर और सिलिका जेल के लिए, ओके, क्लियर है। तो यहां पर ही चीजों को समझिएगा। आपको पूछता है इसका पानी वाटर लिक्विड कितना भरा होता है, 50% के आसपास, कितना इसमें 50% ऑयल लगभग भरा होता है। और आपसे बहुत बार पूछता है जो आपका ये कहां पे लगा होता है, अब बखोज रिले कहां पे लगा होता है, तो हमेशा कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। कहां लगेगा, कंजर्वेटर और मेन टैंक के हमेशा बीच में लगा रहेगा। उसके बाद आपसे पूछता है यही सिलिका जेल है, यहीं पर अगर मॉइस्चर लेते रहता है, एक पानी भी देखिए, एक ये ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, सांस लेता है एक तरीके से। जब इस वायर में बहुत हैवी रेटिंग की धारा चलता है तो इसके अंदर रखे कॉइल, कॉइल जो होता है वो रखे ऑयल जो होता है, कॉइल नहीं ऑयल, तेल, वो गर्म होता है तो क्या होता है, एक्सपेंड करता है, तो उससे इसका गैस रिलीज होता है। और फिर जब फैल गया तो वो सिकुड़ता भी है, तो जब सिकुड़ता है तो ये क्या करता है, हवा खींचता है, इसी कारण से इसमें नमी कभी घुसता है कभी बाहर निकलता है। यही प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस, ओके। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर आप चीजों को देख लिया कि ये इसके बीच में लगाता है। आपको बोलेगा मेन टैंक में कितना ऑयल भरा रहता है, ये रहा आपका मेन टैंक, ये क्या रहा मेन टैंक। मेन टैंक में ऑयल जो भरा होता है वो कितना होता है, ये मेन टैंक में ऑयल जो भरा होता है, ये मेन टैंक में ऑयल जो भरा होता है, ऑयल किसमें, मेन टैंक के अंदर, है ना, मेन टैंक के अंदर जो ऑयल भरा होता है वो कितना होता है, लगभग 90% टू 95%, लगभग फुल ही कह सकते हो परसेंट तक ये आपका क्या होता है, भरा होता है, पूरा भरा होता है। आप कह सकते हो 95% तक का, आप कह सकते हो सीधे 95 से 98% तक लगभग फुल होता है ऑयल। अच्छा, ऑयल का मुख्य काम और भी क्या है, ये कूल रखता है किसको, सिस्टम को, आपके कूलिंग प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, कूलिंग देता है आपको, किसको, सिस्टम को कूलिंग देता है। और कूलिंग के अलावा ये क्या करता है ना, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्रिएट करता है। क्या करता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्रिएट करता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब होता है अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज है, अगर हवा रहे तो उसको जला सकता है, लेकिन बीच में तेल डाल देंगे तो वो उसको जला नहीं पाएगा, एयर को स्पार्क नहीं कर पाएगा। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है इसका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। कितना हाई होता है, हाई होता है। एक ट्रांसफार्मर जो है मेनली ये कितना डिग्री टेम्परेचर को बियर करता है, लगभग 100 से 120 डिग्री टेम्परेचर तक को ये क्या करता है, बियर करता है। आराम से आसानी से बियर कर सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जब कोई तेल जल जाता है, जो ऐसा प्रोसेस होता है, लगातार बहुत गर्म होते होते जब कोई तेल जलता है तो बाद में इसको रिप्लेस करने की भी जरूरत होती है। ये सारी चीजें है। इंसुलेशन, बिल्कुल ये इंसुलेशन है। ब्लू कलर में आप ऐसे दिमाग में रखना है कि ब्लू अगर कलर होता है तो अच्छा है, ऐसे भी दिमाग रखिए। ब्लू और पिंक में कंफ्यूजन होता है कौन अच्छा है, तो ऐसे रखिए आज ब्लू है पानी पानी, गाना तो सुना होगा, इसका मतलब आनंदित मूड। अगर वीडियो भी देखे होंगे तो पानी कूल है, इंसान सब कूल है, तो बिल्कुल अच्छा है। और नहीं तो कोई लाल हो जाना, पिंक को ऐसे दिमाग में रखिए, अगर कोई चीज लाल हो गया इसका मतलब भाई गर्म हो गया, यानी टेंशन में है, चीजें खराब हो चुकी है, बदलने की जरूरत है। तो इस अप्रोच से भी चीजों को आप समझ सकते हैं। आउटर पार्ट को, बॉडी को भी हमने कुछ दिखा दिया, तो इस तरीके से चीजों को शॉर्ट में देख सकते हैं। 50% ऑयल होता है, इन दोनों के बीच ये चीज होता है। बाकी अगर हम रिले को भी देखें, जिसको अपन बोलते हैं रिले में कौन सा, ये बखोज रिले को देखते हैं, इसके अंदर भी फिर हमारा मरकरी स्विच होता है। और वो ऑपरेशन किस तरह से करता है, कम प्रेशर पे एक मरकरी स्विच ओपन होता है, ज्यादा प्रेशर रहा तो वो दो चीजें उठ के क्या करता है, आपका मेन रिले से सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करा देता है। तो इस तरीके के अप्रोच होते हैं, एक ट्रांसफार्मर के अंदर चीजें होती है। अब ट्रांसफार्मर का आउटर बॉडी में कहे तो बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें तो अब स्पेस भी की कमी हो जाती है। आउटर बॉडी में हम कहें तो एक होता है, आउटर बॉडी में एक चीज यहीं पे लिख देता हूं, अगर एक छोटा सा जगह है तो एक आउटर बॉडी में, ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी में एक होता है रेडिएटर। क्या होता है, रेडिएटर,
है ना। ऐसे एक होता है मैग्नेटिक कंपास भी होता है, मैग्नेटिक आप वाल्व भी कह सकते हो, रेडिएटर होता है, ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, हीट को कन्वेक्शन प्रोसेस से, कन्वेक्शन जिसको कन्वेक्शन प्रोसेस से, हिंदी में जिसको कहते हैं संवहन, संवहन के प्रक्रिया से निकालता है किसको, हीट को कन्वेक्शन प्रोसेस मतलब संवहन प्रोसेस से निकालता, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिटर के अंदर रेडिएटर्स। ओके, तो ये भी चीजें हो गई जिसको आपको चीजों को प्रॉपर वे में करते रहना है। तो उम्मीद करते हैं ट्रांसफार्मर का मोस्टली हिस्सा जो है आपका चीजें रिवाइज होते रहेगी और आप इस तरीके से चीजों को लगातार करेंगे, है ना। आई होप सो बहुत सारी चीजें हैं जो शॉर्ट में आपके लिए रिवीजन देगा। फुल लोड पे किस तरीके से बनता है, फेजर डायग्राम से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पर चीजों को हम लगातार कर तो रहेंगे, है ना। बिल्कुल पिंक जो है डेंजरस साइन को रिप्रेजेंट करता है, और फेजर डायग्राम से रिलेटेड है, ऑन लोड है, इंडक्टिव लोड क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इफिशियंसी क्या होती है। तो एक वही टॉपिक अब छोटा सा और बच गया है, अगर मैं चाहूं तो उसको भी ले ही लेता हूं। क्या लगता है एक और एक पेज और बढ़ा दिया जाए, क्या लगता है एक और पेज बढ़ा दें तो पूरा ट्रांसफार्मर का लगभग चीजों कवर कर देंगे। अगर लगता है आपको कि एक पेज और बढ़ा देना चाहिए तो इसमें मैं एक चीज क्या बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आइए छोटा छोटा चरण, किसी की परफॉर्मेंस टेस्ट, देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट अगर किसी का करना हो तो मुख्यतः परफॉर्मेंस टेस्ट दो तरीके से होते हैं। आपको किस चीज का परफॉर्मेंस टेस्ट, चाहे ट्रांसमिशन लाइन की टेस्ट हो या फिर ट्रांसफार्मर की टेस्ट हो या किसी मशीन की टेस्ट हो, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, जिसमें एक कहलाता वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा कहलाता है इफिशियंसी। इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन ही आपको मुख्यतः उसका परफॉर्मेंस टेस्ट बताता है। तो आइए एक ट्रांसफार्मर की जो है वो हम थोड़ी सी चेक कर लेंगे, एक ट्रांसफार्मर की क्या चेक कर लेंगे, आइए एक ट्रांसफार्मर की हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशियंसी को लेके। और सॉरी वेट अ सेकेंड, एक ले लिया हमने ये, है ना, एक ले लिया ये। अब आइए चीजों को समझते हैं। अगर मैं कहूं एक ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस टेस्ट, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, VR, अगर मैं इसको बोलूं तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बताता है किसी ट्रांसफार्मर के लिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर, है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो बताता है सेकेंडरी साइड का नो लोड वोल्टेज माइनस सेकेंडरी साइड का फुल लोड वोल्टेज बटा सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो नो लोड वोल्टेज से भागा दीजिए। हालांकि आपको पता होना, सब डिटेल में हम बताते हैं, नो लोड वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है किसके तुलना में, इसके तुलना में, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन इसका हमेशा क्या होता है, कम होता है। किसके तुलना में, एक अल्टरनेटर की तुलना में हमेशा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम रखा जाता है। इसके पीछे प्रोटेक्शन स्कीम जिम्मेदार होता है, उसी को सोचते हुए सारा चीज करते हैं। अब अगर बोले आइडियली, आपको नॉर्मली कहते हैं कि किसी चीज का जो है परसेंटेज कितना बेहतर है, आप बोलोगे 100% होना बेहतर है, लेकिन इसमें नो लोड टू फुल लोड का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ना हो तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब अगर 500 किसी गांव में हम सप्लाई दिए हैं एक ट्रांसफार्मर से, 500 घर वाले अगर जला रहे हैं, सबको अगर 230 वोल्टेज मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई 400 घर वाले गायब भी हो जाए तब भी वोल्टेज उतना ही होना चाहिए। 2-4 वोल्ट का अगर डिप किया तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका वोल्टेज इसी सब घर में पहुंच जाए, तो खराब ट्रांसफार्मर का इंडिकेशन है। इसीलिए एक ट्रांसफार्मर नो लोड टू फुल लोड का डिफरेंस हमेशा कम से कम होना चाहिए, और आइडियली तो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होनी चाहिए आइडियली। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन यही आपसे पूछता है कि प्रैक्टिकली जो होता है एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन लगभग कितना हो जाता है, ध्यान रखिएगा 5 से 7% होता है। कितना, 5 से 7%, क्योंकि यहां पर हम रिएक्टेंस कम से कम रखते हैं ताकि यहां पर इस तार से कोई ड्रॉप ना हो पाए। ओके नो, अब एक चीज और हम बता देते हैं, छोटी सी चीजें हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ये वाइंडिंग जो होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये वाइंडिंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान चाहे R2 ये बहुत कम होता है। इसीलिए इस कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए, है ना, इसको मापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज। मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है
तो केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्मॉल वैल्यू प्रतिरोध होता है किसी वाइंडिंग में। ओके, अब यहां पर चलिए, अगर यही पूछ देता है एक अल्टरनेटर का जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, ये ज्यादा रखा जाता है क्योंकि वहां पर फुल लोड से भागा होता है तो ये वैल्यू बढ़ जाता है। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन 10 से 15% तक होता है। मतलब अगर हम अल्टरनेटर पे जनरेट कर रहे हैं 100 वोल्ट तो आपको टर्मिनल पर आते आते आपको 85 वोल्ट ही मिलेगा, इतना ड्रॉप हो जाता है। लेकिन सेफ्टी कंसीडर होता है कि कभी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, अल्टरनेटर में कोई फॉल्ट एलजी हो गया तो वो डैमेज ना हो जाए, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लेके कुछ और ये चीज होंगी। अब आपसे कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अगर लोड इंडक्टिव हुआ तो कैसा होता है। ध्यान रखिएगा, इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन अगर लैगिंग लोड पर है ना, वोल्टेज रेगुलेशन अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और जीरो हो, ये सभी संभव है जब आपका इंडक्टिव लोड कैपेसिटिव लोड होगा। एक ट्रांसफार्मर अगर कैपेसिटिव लोड होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तब भी संभव है, सभी संभव है ना। कैपेसिटिव लोड पर कैसा, कैपेसिटिव लोड पर एक ट्रांसफार्मर में जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन तीनों संभव है। पॉजिटिव, नेगेटिव और वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव सभी संभव है। अगर लोड इंडक्टिव लोड रहता है यानी इंडक्टर वाला लोड रहता है, इंडक्टिव लोड रहता है तो आपको हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही मिलता है ना, हमेशा डीप ही मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। अगर रेजिस्टिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है, रेजिस्टिव वोल्टेज लोड रहेगा तो रेजिस्टिव लोड में भी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही मिलता है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही मिलता है। ये भी बहुत बार प्रश्न आपसे पूछ लेता है, आई होप सो क्लियर रहना चाहिए। नो, अब हम बात करते हैं एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की। अब हम बात कर रहे हैं एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को लेके, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, सॉरी बहुत मोटा हो गया है ना, एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होती है, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। ये वोल्टेज रेगुलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। इफिशियंसी की बात करें तो आप जानते हैं किसी की इफिशियंसी अगर हम निकालते हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट बटा इनपुट होता है, आउटपुट बटे क्या होता है, इनपुट होता है। हालांकि चीजें तो बहुत होती है करने को, लेकिन यहां पर समझिएगा आउटपुट बाय इनपुट होता है। लेकिन अगर यही ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी आपसे पूछ देगा तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर की कहेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है, तो ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है जब ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस, ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस बराबर हो जाए आयरन लॉस का, तो बच्चा ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, जब ये मैक्सिमम आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है तो ये समझनिया ऐसी टाइम में ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है लोड वेरिएबल होगा। लोड अगर वेरिएबल होता है तो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कॉपर लॉस अगर बराबर हो जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। दूसरी कंडीशन है, हम लोग तो बार बार यही रहते हैं क्योंकि एग्जाम में भी यही पूछता है, अगर आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। लेकिन एक और कंडीशन होता है, वो क्या है कि ट्रांसफार्मर की अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम की होगी। बिल्कुल बच्चा, आप आज चाहे आईटीआई के स्टूडेंट हैं, जेई के हैं, बीटेक के हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है और अच्छे स्टैंडर्ड से चीजों को बताया गया। 5 मिनट में पेज पलटिएगा तो सारा काम हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर 4 पेज पलटिएगा, सब चीज रिवाइज हो जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि लोड वेरिएबल हो तभी हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको पता है यूनिटी पावर फैक्टर cos फाई का मान अगर 1 हो तब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, एक बार तो लोड वेरिएबल होता है और आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब ये इसके बराबर तो लोड वेरिएबल, यहां पर कौन से वेरिएबल होगा, cos फाई। आप कह सकते हो पावर फैक्टर जब वेरिएबल हो, पावर फैक्टर क्या हो, वेरिएबल हो। जब पावर फैक्टर वेरिएबल हो तो cos फाई का मान अगर 1 हो जाता है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। अलग अलग कंडीशन के लिए होता है ना। पावर फैक्टर का मान अगर यूनिटी हो तो आपका क्या मिलता है, cos फाई यूनिटी पर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इन जनरल लोड वेरिएबल रखते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन लोड के साथ करते हैं तो अब आपको क्या मिलता है,
कॉपर लॉस आयरन लॉस के अगर बराबर हो जाए तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलती है। जनरली यही क्वेश्चन पूछता है तो सब यही याद रखता है, नहीं तो एफिशिएंसी मैक्सिमम में जो है cos फाई का मान यूनिटी पर भी आपको मैक्सिमम मिलता है, लेकिन उसके लिए वेरिएबल किसी और चीज को होना चाहिए, पावर फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर ये चीजें आ गई, अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर में कभी कहता है कि वीवी कनेक्शन क्या होता है। एक ट्रांसफार्मर में कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि ओपन डेल्टा, क्या बोलता है, ओपन डेल्टा, है ना, ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन क्या है। ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई ट्रांसफार्मर है, जैसे डेल्टा डेल्टा कोई ट्रांसफार्मर है और किसी कारण इसकी एक वाइंडिंग क्या होती है, उधर जाए, एक वाइंडिंग क्या हो जाए, हट जाए, सॉरी, इसकी एक वाइंडिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ऐसी स्थिति में ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ओपन डेल्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपन डेल्टा। और याद रखना ये ट्रांसफार्मर भी लगभग 57% लोड पर तब भी काम करता है, पर कार्य करता रहता है। ध्यान रखना, एक ट्रांसफार्मर में ओपन डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेल्टा जो होता है ना, ये डेल्टा ये ओपन हो गया, इसलिए वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा में वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा हो गया। क्या होता है कि अगर एक वाइंडिंग हट भी जाता है, किसी कारण टूट भी गया, तो 100 मान लो 100% लोड पे कोई काम कर रहा था, तो ये क्या करेगा, एक वाइंडिंग हटने के बाद भी लगातार ट्रांसफार्मर काम करता ही रहेगा और 57% लोड पे काम करेगा। पहले मान लो 100 घर को लोड बराबर 100 घर को दे रहा था, तो उसके बाद अगर एक वाइंडिंग हट गया तब भी वो 57 घर को लोड देने की क्षमता रखता है। दूसरी स्थिति, जरूरी नहीं है कि एक वाइंडिंग टूट जाए तभी हम वीवी कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कई बार क्या होता है, जब हम देखते हैं कि 100 घर की जगह यहाँ पे बहुत कम लोड है, तो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर की रेटिंग का लगातार इस्तेमाल करने से लॉसेस बढ़ते रहेंगे। इसलिए हम पहले ही ट्रांसफार्मर की रेटिंग को कम करने के लिए एक वाइंडिंग उखाड़ देते हैं, एक वाइंडिंग हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये लोड घट जाता है। अब ये कम लोड पे काम कर सकता है, सिर्फ 57% लोड पर काम कर सकता है। इसी को बोलते हैं ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन। अच्छा, आपको कई बार आपसे बोलेगा एक और कनेक्शन है जिसको अपन बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन। क्या बोलते हैं, स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन एक ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, तो जब थ्री फेज को ट्रांसफार्मर के अंदर थ्री फेज को टू फेज में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन स्कॉट कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्री फेज को टू फेज में बदलने की प्रोसेस जो है वो कहलाता है स्कॉट कनेक्शन। क्या कहलाता है, स्कॉट कनेक्शन। आई होप सो क्लियर होगा। यू आर द ग्रेट टीचर सर, यू आर द एकदम डेली होता है बच्चा। हमारा भी ये जो हिस्सा है फास्ट रिवीजन का हिस्सा है और फास्ट रिवीजन पूरा भर के रख देना है एप्लीकेशन पे, इसीलिए उसको फास्ट मोड पे कुछ आप लोगों को यूट्यूब पर भी दिखा दिए जाते हैं और कुछ एप्लीकेशन पर चल रहे हैं अपने रफ्तार से। तो फास्ट रिवीजन का आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आई होप सो कुछ चीजें छूटी होंगी, हो सकता है, क्योंकि अपने आप में ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि कम से कम चीजों को छोड़ें और मोस्टली चीजों को रिवाइज करवा दें। फिर भी कोई चीज अगर बच जाएगा तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफार्मर का ले लेंगे। आई होप सो कि हमने कम टाइम में बहुत सारी चीजों को कवर कर दिया। अगर आपने एक वीडियो देख लिया, उसके बाद सिर्फ पीडीएफ आपको देखना है, आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए, इस सेशन में आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।